नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज एक जन्म कुंडली पर चर्चा करेंगे और मुद्दा जन्म कुंडली को पढ़ना नहीं है, उन योगों को कुंडली में कैसे देखा जाता है जिन पर हम अलग अलग वीडियो बनाकर आमतौर पर डालते रहते हैं। बहुत सारे योग होते हैं जो टुकड़ों में बताए जाते हैं, है ना, जैसे रोचक महायोग, परिवर्तन योग, वर्गोत्तम इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो प्रैक्टिकली किस तरह देखा जाए, जन्म कुंडली में उसको कैसे देखते हैं, ये ही बात समझने की कोशिश यहाँ पे की है। तो जिन सज्जन की कुंडली है उन्हें मैं अच्छे से पहचानता हूं, बचपन से जानता हूं, जिनकी कुंडली पर यह चर्चा होगी। और इसमें 21 मुख्य बिंदुओं पर मैं जोर देकर बताऊंगा। तो कुछ बिंदु पहले 10-12 ऐसे होंगे जिसमें कोई गुणा गणित कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आंखों से देखो जन्म कुंडली को, लग्न कुंडली को पता चल जाता है। 4-5 ऐसे योग बताऊंगा जिसके लिए नवांश कुंडली देखनी चाहिए। 1-2 ऐसे योग बताऊंगा जिसके लिए चलित कुंडली देखी जाएगी, और एक योग ऐसा बताऊंगा जिसके लिए दशमांश कुंडली, जिसे D10 कहते हैं। तो ये समझ में आएगा कि इतने सारे योग देखे कैसे जाते हैं। अगर जरा सा भी इंटरेस्ट होगा ज्योतिष को देखने समझने में तो बहुत शानदार वीडियो है, इसे मिलते जुलते पहले भी वीडियो बनाए हैं। तो 21 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, उस चर्चा का आनंद लीजिए, समझिए। सज्जन व्यक्ति हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए, कार्य से जुड़े हुए हैं। एक समय कनाट में भी इनका ऑफिस हुआ करता था। कंप्यूटर एसेसरीज का इनका अच्छा काम है। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पारिवारिक हैं। उतने सबके बाद भी काम में उतना यश नहीं आया, काम अपने वर्क प्लेस पर उतनी ग्रोथ नहीं मिली जो एक्सपेक्टेड थी। जीवन साथी अच्छा है, बेटा बेटी है, माता पिता का प्रेम भी इन्हें बहुत अच्छा मिला, माता जी का आशीर्वाद आज भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि ईश्वर की कृपा कैसे होती है, सब मेहनत के बाद ग्रोथ कैसे नहीं मिलती, योग कुंडली में एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होता है। तो एक एक करके मैं डिटेल में ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप उसे देखें। इनमें से 2-4 योग तो आप सबकी कुंडली में भी लग जाए। तो वीडियो का आनंद लेते हैं और डिटेल में इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके योग देखने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा योग देखते हैं, और वो ये होता है कि क्या कुंडली में मंगलिक दोष है या नहीं। तो ये पहला दोष हुआ जिसे हमने देखना है कि मंगली कैसे देखते हैं। तो जिन 5 घर जो हाउस हैं उसमें मंगल होने पर मंगलिक होता है, वो 5 मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। इन 5 में से कहीं भी होगा तो मंगलिक दोष बनेगा। अब ये रहा मंगल, और आप देख रहे हैं लिस्ट में इधर जो कुंडली दिखा रहा हूं कि मंगलिक योग इसलिए बना क्योंकि मंगल इनका 7वें भाव में है, इसलिए मंगलिक योग हुआ। तो सबसे पहले आपने मंगलिक देखना सीख लिया, पहला योग यही था। दूसरा हो सकता है कि इनके पाए कौन से हैं, ये साधारण सा सवाल है जो पूछा जाता है। तो मैंने ये पाए का एक डायग्राम आपको दिखाया कि कौन से भाव में चंद्र के होने पर कौन सा पाया होता है। तो ये 10वें भाव में है चंद्र कुंडली का, ये पहला, तो ये 10वां भाव हुआ, और यहां चंद्र होने पर पाए आए तांबे के। तो हमने 2 बातें यहां पर मोटी मोटी सीख ली कि भाई पाए हैं या नहीं। तीसरी बात हो सकती थी मूल, जन्म मूलों में तो नहीं हुआ, तो ये कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म है, मूलों में नहीं। कुल 6 नक्षत्र मूलों में आते हैं, उन 6 का नाम आप स्क्रीन पे पढ़िए। कृतिका उसमें नहीं है तो ये मूलों में नहीं है। तो इन तीनों को मिला के मैंने एक योग मान लिया कि मंगलिक है कि नहीं, पाया कौन सा है, मूलों में तो नहीं है। अब जनरली एक और सवाल सबके मन में साधारणतः आता है, कालसर्प दोष तो नहीं है। तो कालसर्प दोष कैसे बनता है, आप डायग्राम में देखें कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हों, कोई ग्रह राहु के साथ
या इससे बाहर ना हो, जैसे गुरु बाहर है तो कालसर्प दोष बनता, लेकिन यहां पर कालसर्प दोष भी नहीं है। तो पहले पॉइंट पे हमने 4 बातें समझ ली कि मंगलिक है कि नहीं, पाया कौन सा है, मूलों में तो नहीं है, और कालसर्प दोष है या नहीं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक इनकी कुंडली में बन रहा है रोचक महायोग। ये रहा, कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब भी मंगल केंद्र में 1 2 3 4 ये 4 भावों में स्वग्रही हो, यानी मेष या वृश्चिक राशि का हो पूरा 30 डिग्री तक, या मकर राशि जो उसकी उच्च राशि है यहां 28 डिग्री तक हो, तो ये योग बन जाता है। तो इस हिसाब से इनकी कुंडली में रोचक महायोग, जो 5 महायोगों में बहुत बड़ा योग माना जाता है, कंफर्मली बनता है। तो ये बात हो गई कि इनकी कुंडली में रोचक महायोग है। अब इसका लाभ क्या होता है, बल, पराक्रम, शौर्य, कुछ करके दिखाने की ताकत, मेहनत करना, बहुत अकलमंद होना, क्विक डिसीजन लेने की ताकत, ये सब चीजें देखने में आती हैं। फैसला बड़ी जल्दी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ाव रहता है, और इनका तो काम ही कंप्यूटर से संबंधित है, इसलिए सारी चीजें इनके ऊपर, यानी वो प्रैक्टिकली भी लागू होता दिखता है। 2 योग हो गए। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है मंगल और शनि ने भाव परिवर्तन किया है। कैसे भाव परिवर्तन करा है कि मंगल जो है मकर मतलब शनि की राशि में बैठे हैं, और शनि मेष यानी मंगल की राशि में अदला बदली कर ली। इसका मालिक यहां चला गया, इसका मालिक यहां चला गया, भावेश एक दूसरे की राशियों में चले गए। इसे भाव परिवर्तन योग कहते हैं। अब इस भाव परिवर्तन योग में एक तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक है मंगल, और शनि 7वें और 8वें भाव का मालिक है। तो शनि यहां अकारक है और कमजोर है। तो वास्तव में ये योग शुभ फल देने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ खराबियां, बुराई, तकलीफ इसमें देखने में आ सकती है। आगे देखेंगे कि योग पूरी तरह लागू होगा कि नहीं, लेकिन इस योग का अर्थ अभी ये निकलता है कि इसका बहुत अधिक लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और योग है शनि का नीच राशि में जाना है। शनि यहाँ पे अपनी नीच राशि में है, लेकिन शनि एक्चुअली 20 डिग्री तक ही नीच राशि में होता है, और यहां पर शनि है 29 डिग्री के। इसलिए कायदे से तो शनि नीच में नहीं है, लेकिन फिर भी परम नीच में नहीं है, पर नीच में तो है। तो एक नियम कहता है कि जिस भाव में कोई ग्रह नीच राशि का हो उसको उस भाव का स्वामी देखे, पहला नियम। या उसी भाव में कोई ऐसा ग्रह हो, सूर्य बैठा है, जो वहां पर उच्च राशि का हो, तो ऐसी परिस्थिति में नीच भंग हो जाता है। 2 नियम यहाँ पे लागू हो गए। लेकिन जब हम चलित में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नीच में है ही नहीं, और ये योग भंग हो गया। लेकिन वो आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अगले योग की तरफ चलते हैं। अगला योग है चंद्र और शनि की युति। चंद्र और शनि की युति, चंद्र शनि की युति जब होती है तो इस दोष को कहते हैं विष योग, जहर योग, यानी डाइजेशन की खराबियां, दवाइयां बहुत ज्यादा खाना। दवाइयां भी एक तरह का जहर है ना, तो दवाइयां बहुत खाना पड़ना, मन का दुख, चंद्र मन है, शनि आलस देते हैं, तो शरीर में आलस आना, उतनी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाना जितनी आप निकाल सकते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस, यानी इसका कहीं ना कहीं डाइजेशन, मन की कड़वाहट, मन का दुख, अकेलापन हो सकता है। तो ये एक योग हो गया। इसके बाद आता है 5वें भाव में गुरु, जो 5वें भाव का कारक है, वो अकेला बैठा है। इसे कहते हैं कारक का भाव में अकेला होना। तो ऐसी परिस्थिति में वो भाव उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारकत्व का कुछ नुकसान करता है। फिर से समझें, कोई भी भाव का स्वामी जो वहां कारक हो, स्वामी नहीं कारक, गुरु 5वें भाव का कारक है, अगर वो अकेला बैठे तो उस भाव के परिणाम में कुछ कमी कर देता है। कहां बैठा है? संतान के घर में। अब देर से संतान हुई, कारण की शादी बहुत देर से हुई, और संतान के स्वास्थ्य को भी लेकर छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। यही भाव ज्ञान का है, एजुकेशन का है, तो अपनी एजुकेशन का वास्तविक लाभ नहीं ले पाए,
यही सही मौके पे सही डिसीजन लेने का, यानी एग्जीक्यूटिव डिसीजन। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने में भी इन्हें कुछ दिक्कतें हमेशा देखने में आई, कंफ्यूज प्रॉब्लम जरूर आती है। तो जो 5वें घर से हमने डाइजेशन देखना है, एक और चीज, तो थोड़ी बहुत डाइजेशन गैस्ट्रिक ट्रबल्स इन्हें हमेशा रहती है। तो ये योग यहां पूरी तरीके से लागू होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद आता है पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा सुख है। हम जमा पूंजी यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी, लेकिन यहां से देखना तर्क संगत है, जो बुजुर्ग छोड़ गए। तो इस भाव का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में है और बहुत अच्छी स्थिति में, और चलित में भी चेंज नहीं होगा, जो आगे मैं अभी बता दूंगा। तो इन्हें पैतृक संपदा का सुख है, अपने पिता के इकलौती पुत्र संतान है, बहुत बड़ा घर, पूरी विरासत जो भी इनके श्रीमान पिताजी ने इकट्ठा की इनके पास है, आज भी है, और उसका पूरा उपभोग कर रहे हैं। अच्छी खासी संपदा इनके पिता की तरफ से इन्हें प्राप्त हुई। ये योग यहां लागू हो गया। फिर आता है एक बहुत शानदार योग है जिसे कहते हैं ईश्वर की कृपा का योग। समझ लेते हैं कि ईश्वर की कृपा का भाव ये नहीं होता कि कितना रुपया मिला, कितना पैसा मिला। ईश्वर की कृपा का भाव होता है कि समस्याएं कैसी भी आई हों, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो कुछ ईश्वर देते हैं, सुख, उसकी प्राप्ति हुई। एक होता है सुविधाएं जो हम रुपयों से खरीदते हैं, बड़ी कार, बड़ा मकान, हीरे जवाहरात, ये नहीं, ईश्वर की कृपा से सब काम हो रहे हैं, इज्जत से जिंदगी चल रही है, इस तरह से। तो ये यहां योग लागू हुआ कि बृहस्पति की दृष्टि अगर भाग्य और लगन पर एक साथ हो तो ईश्वर की कृपा का योग बनता है। यह नियम ये भी कहता है कि बृहस्पति इटसेल्फ की ताकत पे ध्यान देना चाहिए जो अच्छी है, और लगन कमजोर नहीं होनी चाहिए, पर यहां लगन कमजोर है। तो ईश्वर की कृपा है, सब कुछ है, जो भी ईश्वर देते हैं, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी, अच्छा घर, माता पिता का प्रेम, अपनापन, लगाव, सब है। लेकिन लगन कमजोर है तो स्वास्थ्य कमजोर है, और उसके और भी कुछ छोटे छोटे नुकसान हैं। तो ईश्वर की कृपा का यहां पूरा योग हुआ। अगला योग है जिसपे चर्चा हम कर सकते हैं, वो है लग्नेश का कमजोर होना या लग्न दोष। अब लग्न दोष पे ध्यान देते हैं। जब भी लग्न का स्वामी पापी ग्रहों के साथ, अब जो लग्न है वो है कर्क, अष्टम भाव का स्वामी है शनि, तो वो अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठ गई। लग्न का स्वामी चंद्र, अष्टम और सप्तम का स्वामी शनि, यहां सूर्य मारक भाव का स्वामी भी उसके साथ भी बैठा है, बुध 12वें घर का स्वामी उसके साथ भी। तो ऐसी स्थिति में चंद्र की स्थिति वीक हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मारक योग। तो जब लग्न कमजोर होती है तो इस रोचक योग का, ईश्वर की कृपा के योग का, परिवर्तन योग का उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना हम उम्मीद करते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं उतने रिजल्ट नहीं निकल पाते। लेकिन क्योंकि लग्न दोष अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसका नुकसान जीवन के हर मुद्दे पर आएगा, जो मैं आपको अभी बताता चलूंगा। एक अगला योग हम ले लेते हैं सूर्य बुध योग। जब भी कुंडली में सूर्य और बुध का योग हो तो जनरली इसे व्यापार करने का योग, अच्छा वक्ता, बहुत अच्छी बात करने वाला, समझदार मान के चलते हैं। शनि साथ में आता है तो आमतौर पर पार्टनरशिप में लॉसेस होते हैं, धोखा मिलता है, क्योंकि शनि अपना प्रभाव करता है। लेकिन इसे फिर भी पार्टनरशिप योग, समझबूझ वाला आदमी माना जाता है। ये भी एक अच्छा योग हो गया। अब और आगे देखें तो स्वदृष्टि, बृहस्पति की अपने घर पर स्वदृष्टि है, मंगल की अपने घर पे स्वदृष्टि है, शनि की अपने घर पे स्वदृष्टि है। तो यहां पर 3 ग्रह ऐसे हैं, मंगल, शनि और गुरु, जिनकी अपने अपने हाउसेस पर पूर्ण दृष्टि है। लेकिन ये तो बहुत शानदार बात है वैसे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से एक ग्रह नीच में और लग्न कमजोर है, इसलिए उतना जबरदस्त बेनिफिट मिला नहीं जितना हमें मिलता दिख रहा है। ठीक है, अगले योग की तरफ चलते हैं। उसका नाम है अंगारक दोष। अब अंगारक दोष कैसे बनता है? जब भी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हों तो इसे अंगारक दोष कहते हैं। ये बहुत बुरा ग्रह है, जिस भी भाव में बनता है उस भाव से संबंधित सुखों की जबरदस्त कमी करता है। अब ये बैठा है 7वें भाव में। 7वां भाव सुखों का, जीवन स्तर में तरक्की का
वैवाहिक जीवन का ससुराल वालों से तालमेल का है। अब 7वें भाव में होने के कारण क्या परिणाम आने चाहिए कि विवाह में कुछ मुसीबत, देर, तो बहुत लेट विवाह हुआ एक कारण, लेकिन उतने ज्यादा खराब प्रभाव आ नहीं रहे जितने कि इसके प्रभाव आमतौर पर होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? चलित कुंडली में ये अपनी राशि बदलते हैं राहु। जब चलित वाला भी टॉपिक लूंगा तब ये बातें समझाऊंगा, लेकिन अभी हमने देखा कि योग बन रहा है जिसका नाम है अंगारक दोष। मंगल और राहु दोनों एक भाव में, और ये बड़ा बुरा है। जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित सुखों का जबरदस्त नुकसान देखने में आता है, पर चलित में ये हट गया। इससे अगले एक योग की बात करते हैं। योग है भावात भावम के हिसाब से, भाव से भाव। 11वें भाव को देखें, वहां पे वृषभ राशि है ये रही, और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र, जो 11वें भाव से 11वें भाव में बैठा है। तो भावात भावम के हिसाब से 11वें भाव से 11वां हुआ 9वां। तो ये 11वें भाव में हम बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो देखते हैं वो धन, आमदनी। तो इनकी कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा है, इसका मतलब इसे बहुत सा धन देना चाहिए, आमदनी बहुत होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी आगे जब मैं नवांश कुंडली को लूंगा तब इस योग को दोबारा लूंगा, बताऊंगा। लेकिन आप इनकी कुंडली से अभी इतना समझें कि कोई भी ग्रह अपने भाव से उतनी ही दूर बैठा हो जहां वो है, यानी 11वें भाव में है, 11वें से 11वें बैठा है, तो भावात भावम के हिसाब से ये इस भाव का बहुत अच्छा फल यानी जबरदस्त आमदनी दे सकता है। क्यों नहीं मिली आगे समझते हैं। एक और यहां पर अब योग है, उसे कहते हैं धन योग। ये धन योग कैसे बनता है कि जब दूसरे भाव, धन भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो। इसका स्वामी है सूर्य, इस भाव का स्वामी है मंगल, और ये परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हैं। तो ये बहुत अच्छा धन योग बना। पर इस धन योग में कहीं ना कहीं एक नियम ये भी है कि आपकी लग्न मजबूत होनी चाहिए। यहां लग्न कमजोर है, अर्थ जरूर आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा, पर उतना जबरदस्त नहीं जितना हम मान के चलते हैं। लेकिन योग तो समझा जा सकता है। तो योग बिल्कुल सीधा है, धन भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में, तो धन भाव बना। एक और योग पे चर्चा करते हैं, वो है शकट योग। शकट योग कब बनता है? जब चंद्र से गुरु छठे, 8वें या 12वें या त्रिक भावों में आ जाएं। तो यहां चंद्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वें भाव में, तो ये पूरी तरह शकट योग यहां पे बना। इसका अर्थ होता है जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखना। कभी बहुत अच्छा हुआ तो कुछ खराब हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ खराब साथ साथ हो गया। तो जिससे चंद्र मतलब मन और बृहस्पति मतलब कृपा, सुखों की कृपा। तो सुखों की कृपा और मन का आनंद एक साथ नहीं आता, कोई ना कोई कारण बनता है। जब बहुत अच्छा काम होता है तो कुछ खराब जरूर होता है, जिससे मन दुख मान जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो अर्थ इतना हुआ कि शकट योग में बारंबार बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने में आते हैं। ये योग जब चलित कुंडली भी बनाऊंगा तो बताऊंगा कि ये भंग हो जाता है, पूरी तरह लागू नहीं होगा, पर प्रभाव जरूर होगा। तो अभी तक जो 15 योग आपने देखे हैं, ये सिर्फ लग्न कुंडली को आंखों से देख के ही बताए जा सकते हैं, इसमें कोई गुणाभाग नहीं हुआ। अब अगले 3 योग के लिए नवांश कुंडली की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगले इसके पोर्शन में चलते हैं जिसमें नवांश कुंडली को दिखाता हूं। मंगल का वर्गोत्तम। मंगल कैसे वर्गोत्तम हुआ? कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस अंक पर हो, किसी कुंडली में कहीं भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां मंगल 10 नंबर पे है, नवांश में भी वो 10 नंबर पे, ये नवांश कुंडली है, तो जबरदस्त अच्छा योग होता है। इसे कहते हैं वर्गोत्तम नवांश, नवांश में वर्गोत्तम। ये अपनी फील्ड, अपने कारक भावों का बहुत जबरदस्त अच्छा फल दे सकता है। लेकिन यहां पे
तो अच्छी स्थिति में यहां वो छठे भाव में चला गया, वर्गोत्तम है, ये अपनी जगह सच है, लेकिन क्योंकि छठे भाव में अगर गया है नवांश में छठे, आठवें, 12वें जो ग्रह जाते हैं उनकी उतनी परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली देखने में नहीं आती, लेकिन पूरी तरीके से मंगल का वर्गोत्तम नवांश बना। अब एक और योग कि यहां पे शुक्र अपनी उच्च राशि में है, लेकिन नवांश में वो अपनी नीच राशि में चला गया। तो अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में बहुत बलवान हो, नवांश में बहुत कमजोर हो जाए, तो उसके शुभ फलों में जबरदस्त कमी आ जाती है, या वो अपनी शुभता खो देता है, तो वो अब उतना योग कारक रहता नहीं है जितना हमें दिखता है। तो ये भी एक योग है। इसके कारण जो एकादश भाव के स्वामी वाला हिसाब पढ़ा मैंने बताया था, वो यहाँ कैंसल हो जाता है। ये एक बात हो गई शुक्र का कि जब कोई भी ग्रह, यहां से कोई सा भी ग्रह होता है, कोई भी ग्रह जो जन्म कुंडली में बहुत बलवान हो, नवांश में अपनी नीच राशि में चला जाए तो उसका बहुत अच्छा फल प्रभाव देखने में नहीं आता है। एक और योग कि नवांशेष, नवांश लग्न का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, तो ये देर से विवाह होने की एक जबरदस्त संभावना देता है। तो देर से विवाह हो, नवांश लग्न में ही राहु बैठता है, ये भी देर से संभावना लग्न में, यानी नवांश लग्न और लग्नेश पे ध्यान देना है। लग्न में ही पापी ग्रह बैठा है और कारक नीच राशि में चला गया, शुक्र सप्तम भाव का कारक है ना, और सूर्य इस भाव का स्वामी 12वें। तो ये कुल मिलाकर क्या प्रभाव हुआ, बहुत देर से हुआ। तो इनका विवाह लगभग 33-34 साल की उम्र में जाके हुआ। तो ये 3 योग जो अभी मैंने बताए, ये नवांश कुंडली पे देखने के थे। अगले 2-3 योग चलित कुंडली के हिसाब से ही समझे जा सकते हैं, अब उन्हें समझाता हूं। ये इनकी जन्म कुंडली और चलित कुंडली बनी है। अब इस पे ध्यान देते हैं। यहां पे चलित में क्या हुआ है कि राहु इस भाव में आ गया। इस भाव में आने के कारण क्या हुआ कि जो अंगारक दोष बन रहा है वो टूट गया, वो उतना प्रभाव अब करेगा नहीं। ये दोनों यहां इकट्ठे थे, चलित में अलग अलग हो गए, तो इसका इतना प्रभाव आएगा नहीं, बहुत हल्का फुल्का आएगा। तो अंगारक दोष कैंसिल हो गया। यहां राहु हो गए एक। दूसरा, अगर देखें चंद्र और शनि इस भाव से ही इस भाव में चले गए, तो चलित में ये 2 चीजें चेंज हुई। तो चतुर्थ भाव पर अगर हम ध्यान देंगे तो सूर्य की ये पूरी दृष्टि आ रही है, ये पहला नियम हुआ, और राहु की यहां से दृष्टि आ रही है। तो चौथे भाव पर सूर्य की और राहु की पूर्ण दृष्टि आई। इसका जो बैड इंपैक्ट हुआ वो हुआ चौथा घर, मतलब दिल, छाती से संबंधित या दिल से संबंधित। इन्हें 2 स्टंट पड़े हुए हैं। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हर वक्त रहती है, जिसके कारण तनाव या अनईजी ये फील करते हैं। तो ये योग यहाँ पे लागू हो गया, ठीक है। अब एक होता है कि यहां से लग्न पर गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ रही है। 3 ग्रहों की दृष्टि लग्न पर। गुरु की दृष्टि तो शुभ है, पॉजिटिव कर रही है। मंगल की दृष्टि यहाँ पे शुभ है, लेकिन अपनी नीच दृष्टि से लग्न को देख रहा है, ये खराबी। और शनि भी शत्रु दृष्टि से देख रहा है, अष्टमेश भी है। तो इसका मिला जुला प्रभाव ये है, हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों की तकलीफ, पतला दुबला शरीर। अब क्योंकि शनि यहां लग्न पर देख रहा है और लग्नेश के साथ बैठा है, वो तो बृहस्पति की कृपा से सब कुछ बना हुआ है, लेकिन शरीर में लेथार्जिक होना, आलसी होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, किसी भी काम को करने की नियत या हिम्मत ही नहीं होना, शारीरिक रूप से कमजोरी आ जाती है। ये योग देखने में आता है। हम कहते हैं दशमांश कुंडली का, वो और बताता हूं। कुंडली है, ये दशमांश कुंडली है। लग्न में इस भाव का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में और 100 दृष्टि से देख रहा है और कोई नुकसान भी नहीं दिखता। तो इस हिसाब से तो जबरदस्त ऊंचा जीवन स्तर होना चाहिए, लेकिन और वर्गोत्तम भी है। लेकिन हो ये रहा है कि चलिए एक तरह से लग्न दोष बना है, तो हो सकता है उतना प्रभाव ना आए। तो हम इसे कैसे वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं D10 कुंडली, दशमांश कुंडली से। दशमांश कुंडली का स्वामी छठे भाव में है
ये संभावना देता है काम, कई बार काम चेंज होते हैं, अच्छा वाला चलता हुआ काम बंद हो जाएगा। तो आमतौर पर छठे भाव में हो तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से काम ढूंढता है ऐसा आदमी, और उसमें बार बार परिवर्तन देखने में आता है। काम, कभी भी कोई काम रेगुलर लंबे समय तक नहीं चलता, कुछ दिन चला और फिर रुक जाता है। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से इस वीडियो को देखा या समझा है तो कुछ ना कुछ नया सीखने को, अपनी जन्म कुंडली को देखने का थोड़ा बहुत अनुभव, थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान आपको प्राप्त जरूर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।